नमस्कार। हमारी आज की कहानी है ननद भाभी की जंग। सौम्या की सास अस्पताल में भर्ती थी। उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल सौम्या के मायके के पास था और उसके ससुराल से काफी दूर पड़ता था। सौम्या अपनी सास की इकलौती बहू थी। अस्पताल और घर के चक्कर लगाने की वजह से सौम्या को बहुत परेशानी हो रही थी। वो सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पति के हाथों अस्पताल भिजवाती थी। उसके बाद घर के सारे काम निपटाती थी। उसके बाद सास का अलग खाना बनाती थी और उसे लेकर वो खुद अस्पताल जाती थी, क्योंकि उसका पति नाश्ता देकर ऑफिस चला जाया करता था और अस्पताल में सास को दोपहर का खाना देने के बाद घर जाकर दोबारा खाना बनाने का टाइम नहीं होता था। बच्चों की छुट्टी भी उसी वक्त होती थी। वो अपने पति को भी लंच नहीं दे पा रही थी और वो सब 2 दिनों से खाना ऑर्डर करके खा रहे थे। दोपहर का खाना बाहर से खाने के बाद वो बच्चों का होमवर्क और बाकी काम करती थी और फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। शुक्र था कि डॉक्टर ने रोटी सब्जी ही बोली थी, इसीलिए उसे 2 तरह के खाने का झंझट नहीं था। इसीलिए वो आराम से रात का खाना बना लेती थी। लेकिन फिर उसे खाना लेकर अस्पताल जाना होता था, जहां पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि उसका पति अस्पताल में ही रुकता था और वो उन्हें खाना देकर घर आती थी। और सुबह फिर उसका पति अस्पताल से घर आता था और नाश्ता लेकर चला जाता था और उधर से ही ऑफिस चला जाया करता था। अस्पताल और घर की दूरी बहुत अधिक होने के कारण सौम्या को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और कोई बाहर का खाना कितने दिन तक खा सकता है। सौम्या का मायका अस्पताल के बिल्कुल करीब था। तो सौम्या की माँ ने बोला, तुझे बहुत अधिक परेशानी हो रही है और तू बाहर का खाना कितने दिनों तक खाएगी। तेरा और दामाद जी का तो तब भी चल जाएगा, पर बच्चों का रोज रोज बाहर का खाना देना अच्छी बात नहीं। एक काम कर, तू दोपहर में जब सास के लिए खिचड़ी लेकर आती है, उसके बाद तू अपने घर ना जाकर यहीं पर आ जाया कर और बच्चों के स्कूल बस को भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर छोड़ने के लिए बोल दे। तो तू और बच्चे यही खाना खा लिया करें और तुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। मैं बहू से बोलकर दोपहर में तेरे और बच्चे का खाना बनवा दिया करूंगी। इस पर सौम्या ने बोला, नहीं माँ, भाभी परेशान हो जाएंगी। मैं अपनी परेशानी उनके सर पर क्यों डालूं? जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो सब ठीक ही हो जाएगा। इस पर माँ ने बोला, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। अगर तू ही नहीं ठीक रहेगी तो बाकी लोगों का ख्याल कैसे रखेगी? और भाभी क्यों परेशान हो जाएगी? रोज तो खाना बनाती ही है। अगर उसमें तेरा और दोनों बच्चों का खाना बढ़ जाता है तो कौन सा उसे अलग से मेहनत करनी पड़ती है? और बर्तन धोने के लिए काम वाली तो है ही, बस थोड़ा सा खाना ही तो अधिक बनना है। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तू अब ज्यादा मत सोच, तुझे थोड़ा आराम ही मिल जाएगा। इतनी दूर दौड़ भाग कर रही है, यहाँ थोड़ा आराम करके आराम से शाम को घर जाया कर। माँ के कहने पर सौम्या दोपहर में मायके पहुंच गई और दोनों बच्चों को भी वहीं बुला लिया। भाभी ने सबका खाना बना दिया था। 1-2 दिन तो भाभी ने खाना बनाकर खिला दिया और तीसरे दिन भाभी ने हल्ला करना शुरू कर दिया। बोला, उनकी सास बीमार है तो मैं क्या करूं? मैंने उनका ठेका थोड़े ना ले रखा हुआ है। मैं अपने घर के काम करूं या उनके ससुराल के काम निपटाऊं? मेरी भी अपनी जिंदगी है। आपकी बेटी है, आप जानिए। मेरे से उम्मीद मत कीजिए कि मैं इतना काम करूंगी। ये सब बातें भाभी ने सौम्या के सामने ही बोली थी। सौम्या को बहुत बुरा लग रहा था। उसने माँ से बोला, माँ, भाभी ठीक ही कह रही है। मैं मेरे घर से ही आ जाया करूंगी और काम भी कर लूंगी। बस 2-4 दिनों की और बात है, फिर तो मम्मी जी घर पर ही आ जाएंगी। सौम्या के भाई ने सुना तो उसे लगा कहीं सौम्या बुरा ना मान जाए, इसीलिए उसने समझाया, देख सौम्या, तुझे तो पता ही है घर की औरतों को कितना काम होता है
और ऊपर से किसी और के अतिरिक्त काम पड़ जाए तो कोई भी चिढ़ेगा ही। इसीलिए आज तेरी भाभी ने थोड़े कड़े शब्द बोल दिए। तो उसे दिल पर मत लगाना। पर सच्चाई ये है कि तेरी भाभी को बहुत काम रहता है और वो परेशान हो जाती है। ऊपर से ये अतिरिक्त काम का बोझ वो सह नहीं पा रही है। तू ऐसा मत सोचना कि तेरे आने से हमें कोई दिक्कत है। पर तेरी भाभी जो भी कह रही है वो भी गलत नहीं कह रही है। माँ ने तुझे बुलाने से पहले मुझसे या मेरी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा। आखिर तेरी भाभी भी तो थक जाती है, उसे भी तो आराम की जरूरत है। भाई ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सौम्या को समझाने की कोशिश की। सौम्या बोली, हाँ भैया, मैं समझ रही हूँ। मैं तो माँ को मना कर रही थी, पर माँ ने ही जबरदस्ती की। मुझे पता है घर के काम करने में भी बहुत थकान होती है और मैं अपना अतिरिक्त बोझ भाभी पर क्यों डालूं। चलो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर रात के खाने की तैयारी करनी है। वो तो मम्मी ने कहा था कि दोपहर में जब तू खिचड़ी देने अपनी सास के पास जाया कर तो उधर से यहाँ आ जाया कर। तो मैं आ गई थी। चलो कल से मैं नहीं आ रही, तुम लोग चिंता ना करो। वैसे भी 2-4 दिन की ही बात है। ये बोलते बोलते सौम्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, अपनी माँ के कहने पर आई थी। और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई भाभी इस तरह से उसकी बेइज्जती करेंगे। पर वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन लाख रोकने पर भी आंसू आंख में आ ही गए। सौम्या की माँ इतनी देर से ये सब बातें सुन रही थी और अब उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो जोर से चिल्लाई, वाह बेटा, क्या बात कह दी तुमने। और बहू, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? याद है आज से 8 साल पहले जब तेरे जुड़वा बच्चे हुए थे और तेरी डिलीवरी जिस अस्पताल में हुई थी वो तेरे घर से बहुत दूर था और सौम्या के ससुराल के पास। सौम्या ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। तेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए थे बहू। तू 4-5 दिनों तक अस्पताल में थी। सौम्या ने तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी। वो तीनों टाइम का नाश्ता और खाना लेकर समय पर आ जाती थी। तेरे बच्चों को भी संभाल लेती थी। तेरी बीवी का भी ख्याल रखती थी। मुझे उसने अस्पताल में रहने नहीं दिया और अपने घर में रखा। तू भी उसके घर में जाकर नाश्ता और खाना खाता था। सौम्या की इसी सास ने कितने प्यार से तेरी बीवी के लिए गोंद के लड्डू पंजीरी बनाकर दिए थे और ढेर सारे मेवे भून कर दिए थे कि जुड़वा बच्चे हो गए हैं, बहू को जरूरत होगी, उसका शरीर मजबूत रहना चाहिए। आपको घर जाकर ये सब बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2 बच्चों को संभालना आसान नहीं है। मैंने कितना मना किया था, फिर भी उन्होंने ढेर सारे मेवे और मिठाइयाँ बनाकर दे दी थी, जिसकी उस वक्त तेरी बीवी को बहुत जरूरत थी। तेरी बीवी उनकी क्या लगती थी या तेरे बच्चे उनके क्या लगते थे? और उन्होंने तो रिश्तेदार समझकर अपना फर्ज निभाया था ना। और उस वक्त तो सौम्या ने नहीं सोचा कि तुम दोनों की वजह से उसे अतिरिक्त काम का बोझ पड़ रहा है। उसने तो तुम दोनों के लिए अपना दिन रात एक कर दिया था और आज जब सौम्या को जरूरत पड़ रही है तो तुम लोग स्वार्थी बन रहे हो और स्वार्थी के साथ साथ सौम्या का अपमान करने पर उतारू हो गए हो। उस बहन का अपमान जिसने हर कदम पर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का साथ दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? और हाँ, कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। सौम्या यहीं पर रहेगी जब तक उसकी सास अस्पताल में है। वो अपने घर नहीं जाएगी और यहीं से वो अस्पताल जाएगी अपनी सास के लिए खाना लेकर। पहले तो सिर्फ दोपहर के खाने की बात थी, अब तीनों वक्त का खाना यहीं बनेगा और वो यहीं पर शिफ्ट हो जाएगी अपने बच्चों के साथ। जब तक उसकी सास अस्पताल में है
तुम लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन यदि इस घर में रहना है तो जैसा मैं बोल रही हूं वैसा ही होगा। इस पर सौम्या की भाभी ने बोला, तो मम्मी आप भी सुन लीजिए। सौम्या दीदी ने हमारे लिए किया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे, पर यह उनका फर्ज था, क्योंकि वो बच्चों की इकलौती बुआ थी और हर बुआ अपने भतीजे भतीजियों के लिए करती ही है। मैंने भी अपने भतीजों के लिए किया है, मैं भी वहां जाकर रही हूं, लेकिन कोई अपनी ननद की सास के लिए अपने काम की जिम्मेदारी नहीं बढ़ाता, और मैं भी नहीं करने वाली। तो आपको जो करना है कीजिए, मेरे से ये सब नहीं होने वाला। और सौम्या दीदी ने जो भी हमारे लिए किया, यदि हमें पता होता कि इतने साल बाद वो इसका एहसान जताएंगी, तो हमने उनकी कोई मदद ली ही नहीं होती। मदद भी करो, एहसान भी जताओ। वाह भाई, हमने नहीं बोला था सौम्या दीदी को कि ये सब करने के लिए, उन्होंने अपने मन से किया था। अब तो सौम्या की माँ का गुस्सा और अधिक बढ़ चुका था। सौम्या को समझ में आने लगा था कि बात बिगड़ने लगी है। उसने माँ से बोला, माँ क्यों परेशान हो रही हो? जैसे इतने दिन निकल गए, 3-4 दिन और निकल जाएंगे। मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरी वजह से आपस में लड़ाई मत करो। यदि मुझे पता होता इतना बवाल हो जाएगा तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। इस पर माँ ने बोला, नहीं, अब तो तू यहीं रहेगी। मेरी बहू ने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है, क्योंकि मैंने उसे अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी बनाकर रखा। पर वो भूल गई कि इस घर की मालकिन आज भी मैं हूं, और उसकी बकवास बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वही बहू है जिसे ननद का एक वक्त का खाना बनाना भारी लग रहा है। उस ननद का जो हर वक्त अपने भाभी के लिए खड़ी रहती है, लेकिन मायके वाले हमेशा अपने लगते हैं। वही मायके वाले जिन्होंने इसका बच्चा होने पर झांकना तक जरूरी नहीं समझा था, सीधा उसके पहले बर्थडे पर आए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर अभी जाएंगे तो फिर बर्थडे या किसी अन्य उत्साह में भी जाएंगे तो 2 बार उन्हें अपने नाती को गिफ्ट देना पड़ेगा, ऊपर से जुड़वा नाती। इतना हिसाब किताब जोड़कर रखने वाले अपने भाई भाभी के लिए तो हर वक्त एक टांग पर खड़ी रहती है। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, ये घर सौम्या के पिताजी ने बनवाया, और इस घर पर सौम्या का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का। तो सौम्या को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है इस घर में रहने के लिए। इस घर का 50% की हिस्सेदारी तो सौम्या की है, और यदि मैं चाहूं तो 100% की जिम्मेदारी भी हो जाएगी, क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है। तो मेरे से मत उलझो। इस पर सौम्या की भाभी ने बोला, अच्छा माँ जी, आपने यहां तक सोच लिया तो ठीक है, फिर आगे के सारे काम भी अपनी बेटी से करवा लीजिए, हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। सौम्या को समझ में आ चुका था कि बात बहुत बढ़ गई है। वो अपनी माँ को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसकी माँ शांत नहीं होने वाली थी। उसने सौम्या से बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं इन लोगों को इनकी औकात दिखाकर रहूंगी। इन लोगों ने समझ क्या रखा है, बेटा बहू है तो क्या हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे? हाँ बहू, तुमने क्या कहा कि मैं अपने सारे काम सौम्या से करवा लूं? वैसे भी मेरे सारे काम वही करेगी। तुम दोनों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम दोनों ने आज खुद ही अपनी असलियत दिखा दी। तो अगर अब इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहकर मेरी सेवा करने की। यह सुनकर सौम्या के भैया भाभी और सौम्या सब हैरान हो गए कि माँ ऐसे कैसे बोल सकती है। पर सौम्या की भाभी तो इकलौती बहू होने के घमंड में थी और खुद को घर की मालकिन मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि माँ गुस्से में ऐसा बोल रही है, उनसे कुछ होने वाला नहीं।
तो उसने फिर अपना ताव दिखाया और बोली, अच्छा माँ, तो अपना क्रियाकर्म भी सौम्या से ही करवाएंगी क्या? ठीक है, मुझसे और मेरे पति से कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब तो बहू ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जिसे सुनकर सौम्या को भी बहुत गुस्सा आ गया। सौम्या बोली, भाभी, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। भाभी ने कहा, तुम हमारे घर के बीच में मत पड़ो। अब तो सौम्या की माँ को भी समझ में आ चुका था कि उसकी बहू निरंकुश हो चुकी है और उसे इस बात का बहुत घमंड है कि वो उसकी इकलौती बहू है। सौम्या की माँ ने बोला, ठीक है, अभी का अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से बाहर निकलो। और हाँ, मेरे क्रियाकर्म की चिंता करने की तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं इसका बोझ सौम्या के ऊपर डालूंगी, क्योंकि सौम्या की कोई गलती नहीं है और ना उसने इस घर पर कभी अपना हक जताया है। ये तो मेरी जिद है और तुम इस गुमान में मत रहना कि मेरा क्रियाकर्म नहीं होगा। क्या जिसका कोई नहीं होता उसका क्रियाकर्म नहीं होता? क्या कभी सुना है कि किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ? जिसका कोई नहीं होता, सरकार या स्वयंसेवी संस्था उसका अंतिम संस्कार करवाती है। लेकिन हाँ, आज तुमने अपनी असलियत जरूर मुझे दिखा दी। चलो, समय रहते तुम्हारी असलियत तो मुझे दिख गई। अब मेरे घर में तुम मुझे नहीं दिखनी चाहिए, तो तुरंत इस घर से निकलो और दोबारा कभी इस घर की ओर देखने की कोशिश भी मत करना। सौम्या के भाई भाभी को ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि माँ डर जाएगी और अपना फैसला बदल लेगी, पर यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया था। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि माँ से वो जितना उलझेंगे उतना ही उनका नुकसान होगा। तो उन्होंने सौम्या के ऊपर जोर से चिल्लाया कि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना? यही तो तुम चाहती थी, इस घर पर कब्जा करना, जो तुमने आज कर ही लिया। सौम्या और उसकी माँ इस पर कुछ बोलने वाले थे, तभी सौम्या का पति अंदर आ गया, जो कि बाहर काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था। और उसने बहुत जोर से चिल्लाकर सौम्या के भाई से कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह की बात करने की? औकात में रहो। आगे से कभी हिम्मत मत करना मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की। मैं काफी देर से बाहर खड़ा था और तुम लोगों की बातें सुन रहा था, और ये भी देख लिया कि कितनी नीच सोच के हो तुम दोनों मियाँ बीवी। अपनी माँ के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलने से पहले तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? और सबसे बड़ी बात, मेरी बीवी के लिए तुम लोगों ने जो कुछ भी बोला, जिंदगी में दोबारा बोलने की सोचना भी मत। माँ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। सौम्या तो अपने हक से पीछे हट रही थी, पर अब मैं कहता हूं, सौम्या यही रहेगी। उसका भी इस घर पर बराबर का हक है। देखते हैं कौन क्या कर लेगा। और रही बात इस घर की हड़पने की, तो साले साहब, किस दुनिया में जीते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सौम्या के पास तुमसे कहीं ज्यादा पैसा है और इस तरह के 4 घर खरीद सकती है? तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हारे इस घर को हड़पने में अपना दिमाग लगाएगी? ये सब तुम जैसी छोटी सोच वाले लोगों के दिमाग में होता है। अब तुम लोग सुनो, मेरी पत्नी और अपनी माँ का जितना अपमान करना था तुम लोगों ने कर लिया। अब अगर चाहते हो कि और ज्यादा बात ना बढ़े, तो चुपचाप अपनी माँ और मेरी पत्नी से माफी मांग लो। नहीं तो सुनो, मेरी माँ ने जो फैसला लिया है उसमें हम उनके साथ रहेंगे। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और ना हमें तुम्हारी कोई संपत्ति चाहिए। और हम तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपना अलग घर खरीद सको। ये मत सोचना कि मैं अपने पैसों का घमंड दिखा रहा हूं, पर मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा हूं। ये घर तुम्हारे लिए कितना जरूरी है ये तुम भी जानते हो और मैं भी। यदि 2-4 दिन किसी के लिए खाना बनाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई,
कि बात यहाँ तक बढ़ती। ननद अगर भाभी के लिए करे तो वो ननद का फर्ज है, और यदि भाभी को ननद के लिए करना पड़ जाए तो भाभी के लिए बोझ है। वाह भाई, बहुत अच्छे नियम हैं तुम्हारे। ये तो सौम्या की बेवकूफ़ी है कि वो सबके बारे में इतना सोचती है। नहीं तो आज के ज़माने में सब अपना अपना लेकर चलते हैं। और ये भी सौम्या की ही बेवकूफ़ी है कि इतनी देर से वो तुम लोगों की बकवास सुन रही है। अगर उसकी जगह मैं होता तो 2 मिनट नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बीवी और बच्चे से बढ़कर कोई नहीं, और इनका अपमान मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम दोनों तुरंत मेरी बीवी और अपनी माँ से माफ़ी मांगो, नहीं तो अभी के अभी इस घर से चले जाओ, जैसा कि इस घर की मुखिया मालकिन माँ जी ने कहा। और इसमें मैं माँ जी के साथ हूँ। सौम्या के भाई भाभी को समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने ज़्यादा अकड़ दिखाई तो उनका अपना नुकसान है। उन्होंने चुपचाप अपनी बहन और माँ से माफ़ी मांग ली। इसके बाद सौम्या के पति ने बोला, सौम्या चलो हमें अपने घर चलना है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है कि मम्मी को मैं घर शिफ्ट करना चाहता हूँ। साथ में 1 हफ्ते के लिए एक नर्स भी रहेगी, और डॉक्टर हर दूसरे दिन आकर चेकअप कर लेंगे और ज़रूरी दवाइयाँ दे देंगे। अब तुम्हें अस्पताल और घर दौड़ भाग करनी नहीं पड़ेगी। तुम घर से ही मम्मी की देखभाल कर सकती हो। तो जल्दी घर चलो, मैं माँ को अस्पताल से लेकर आता हूँ। तुम तब तक घर पर माँ के लिए तैयारी करो और उनका रूम ठीक कर दो। और उसके बाद सौम्या के पति ने अपनी सास से बोला, मम्मी जी आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा और सौम्या का आपसे कोई मनमुटाव नहीं है। मैं आज भी आपका दामाद हूँ और हमेशा रहूँगा। आपको जब भी जरूरत पड़े बस एक फ़ोन कीजिएगा, मैं और सौम्या हाजिर हो जाएंगे। आप कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। आपका ये बेटा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, और आप बीच बीच में आकर हमारे घर रह सकती हैं, क्योंकि बेटी का भी फर्ज है माँ की सेवा करना। आप ये मत सोचिए कि बेटी के घर कैसे जाऊं। आपको तो मेरी माँ का नेचर पता है, उन्हें बहुत खुशी होगी आपके आने से। सौम्या की माँ ने बोला, हाँ बेटा मुझे पता है, पर मैं तुम्हारी माँ की जैसी भाग्यशाली नहीं हूं ना मुझे ऐसी औलाद मिली, ना मुझे ऐसी बहू मिली जिसे 2 दिन ननद को खाना खिलाना भारी पड़ गया। उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलो तुम लोग अब जाओ, तुम्हें अस्पताल से समदन जी को भी घर भी लाना है। मैं आती हूँ कल उनसे मिलने। और हाँ, तुम लोग यहाँ की कोई चिंता मत करना। इस घर की मालकिन मैं हूँ, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।